उसमें से बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। तो 2-3 दिन लगाओ रिडॉक्स पे, ऐसी 4-5 दिन लगेंगे तुम्हारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। पीरियोडिक हमने भी पढ़ा ही है फ्रेश। तो नेक्स्ट वीक एक टेस्ट तीनों का रिवीजन भी होगा, है ना। तो डेली थोड़ा थोड़ा रिडॉक्स के 1-2 आज बैलेंसिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो। उसमें अभी आपकी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले अच्छी तरह नहीं पता था, कई जगह इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी आ रहा था वर्ड, कई जगह आयनाइजेशन भी आ रहा था। तो वो चीजें अब अपने आप ही जब पढ़ोगे दोबारा से क्लैरिटी हो जाएगी। ऐसे ही 3-4 दिन 5 दिन बोहर मॉडल पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जो डीपीपीज दी, थ्योरी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो भी आपको असाइनमेंट डीपीपी दी रहती हैं उनमें से बीच बीच में से एटलीस्ट जो तुमने सर्कल किए थे, मेरे से डाउट लिए थे, वो वाले क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। तो वाले करना स्टार्ट करो। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता बेटा। केमिस्ट्री में वही चीजें आती हैं, दोबारा दोबारा प्रीवियस ईयर पढ़ोगे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। बोहर मॉडल का रेडियस निकालो, स्पेक्ट्रम में कोई 3-to-1 ट्रांजिशन है, वेव नंबर निकालो। बस हमें मेन मेन चीजें याद रहें। कोई ऐसे मैथ की तरह नहीं है कि बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बहुत ज्यादा हाई फाई आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। पीरियोडिक में जो पढ़ लिया रेडियस, कोई एक्सेप्शन पढ़ ली, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, बस वो याद रह जाए हमारे। हाँ, याद रखना मेमोरी बेस्ड है, उसलिए हम रिवीजन बार बार करते रहे। तो थोड़ा सा उन्हें दोबारा से पढ़ने लग जाओ, है ना, ताकि जो रिवीजन हो जाए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री समझने के लिए, बेसिक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल के बाद जो चैप्टर मिलेगा आपको वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अलग अलग बॉन्ड्स कौन कौन से बनते हैं, किस तरह के बनते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारा डिटेल हमने डिस्कस कर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पेज पे जो एनसीईआरटी के दिया हुआ है वो एक तो दिया हुआ है कि केमिकल बॉन्ड है क्या, इसका डेफिनेशन। और सेकंड है व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस किस तरह के बॉन्ड हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और कैसे। बोलना नहीं स्टार्ट किया करो यार, तुम स्टार्टिंग में ही मूड खराब करते हो, है ना। अच्छा नहीं लगता डेली किसी को रोज डांटे। हमें क्या अच्छा लगता है कि तुम्हें बाहर निकाल दो, खड़ा हो जा बाहर, ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। पर तुम खुद हटते ही नहीं हो, क्या करें बताओ। स्टार्ट हो गया चैप्टर, कैसे सुनाई देगा बताओ। तो बोलो नहीं, कॉपी निकालो, लिखने लगो, इस पे ध्यान रखो बस। तो पहले डेफिनेशन है क्या केमिकल बॉन्ड। तो हम देखते हैं बहुत सारे एटम आपस में जुड़े। सक्षम क्या बोल रहा है, कोई हद होती है बेशर्मी की। दो एटम आपस में इकट्ठे बंध के रहते हैं, चाहे उनमें आयनिक बॉन्ड है, चाहे उनमें कोवलेंट बॉन्ड है, चाहे मेटालिक है, लेकिन कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों को साथ साथ बांध के रखती है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो H2 बन के क्यों घूम रहा है अभी, HCl है, क्यों H और Cl जुड़े हुए हैं। नमक के केस में आयंस क्यों जुड़े रहते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन एटम्स को आपस में बांध के रखता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक बार हमने नाम दिया है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, केमिकल बॉन्ड। आगे किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस तरह का केमिकल बॉन्ड है, हो सकता है आयनिक हो सकता है कोवलेंट हो सकता है मेटालिक हो, कैसे कैसे बनेगा, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, वो सारा टॉपिक हमें डिटेल यहाँ पे। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड को अगर डिफाइन करें तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। केमिकल बॉन्ड का मतलब कोई भी ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड एटम्स टुगेदर, जो इन्हें इकट्ठा बांध के रखता है, उस फोर्स को हम क्या कह देंगे, बॉन्ड कह देंगे। ठीक है, कितने तरह के बॉन्ड हैं उसे पढ़ने से पहले ऐसे लाइन लिखी हुई है भी एटम को जरूरत क्या पड़ती है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। तो सभी एटम को लगता है भी नोबल गैसेस ज्यादा स्टेबल हैं क्योंकि इन्हें किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमेशा अकेले एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं मोनो एटॉमिक हैं। मोनो एटॉमिक होता है अगर जुड़ते नहीं है किसी से, अलग अलग रहते हैं।
तो सभी को थोड़ा सा इनसे लगता है भी ये ज्यादा स्टेबल हैं, इन्हें किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हर कोई चाहता है कि इनके जैसा बने। इनमें ऐसा क्या है कि इनके जैसा बने, तो सभी एटम ने पता लगाया तो उन्हें एक चीज कॉमन मिली कि इनके सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। सिर्फ हीलियम को छोड़ के उसमें 2 हैं, बाकी सभी में कितने हैं? 8। अब सभी एटम को यह लग रहा है कि अगर वो भी अपने वैलेंस शेल में बाहर वाले में किसी तरह 8 कर लें तो वो भी स्टेबल हो जाएंगे, किसकी तरह बन जाएंगे? नोबल गैसेस की तरह, जिसकी वजह से हर कोई एटम अपना 8 पूरा करने में लगेगा। अब वो 8 चाहे लूज गेन करके बने, चाहे शेयर करके बने, अलग अलग वेज होंगे, उससे हम देखेंगे भी किस तरह वो अपना 8 पूरा करता है, उसी के बेस पे क्लासिफिकेशन होएगी कि कौन सा बॉन्ड बने। तो अगर पूछा जाता है व्हाई डू एटम्स कंबाइन, जरूरत क्या है, तो हम जरूरत ये बताएंगे भी एटम वांट टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एटम्स वांट टू अक्वायर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सोच रहा है भी अगर ये आ जाएगी तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, जिसकी वजह से वो चाहता है कि नोबल गैस आ जाए। उसके लिए फिर वो लूज करे, गेन करे या शेयर करे, इसके बेस पे अलग अलग तरह के बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, किस किस तरह के बॉन्ड्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। हमने बॉन्ड्स को 2 तरह क्लासिफाई किया है, एक जिन्हें हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, जैसे आयनिक है, कोवलेंट है, आप सुनते हो नेम 10 तक। लेकिन कुछ एक और नए बॉन्ड हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, जिन्हें वीक बॉन्ड कहा जाता है या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहा जाता है, जिनके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं थी, बस बन जाते हैं। जैसे एक नेम आया था वंडरवॉल, तो वंडरवॉल फोर्सेस क्या हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। एक और नया बॉन्ड आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी हम सिर्फ नेम लिख रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में डिटेल बाद में समझें। कुछ एक वीक बॉन्ड है और कुछ एक है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मेन जो केमिस्ट्री है वो इनकी है। स्ट्रॉन्ग में एक आयनिक है, एक आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट है, और एक आपने पढ़ा होगा मेटालिक है। कोवेलेंट का ही एक टाइप और पढ़ेंगे, है कोवेलेंट ही अलग नहीं लिखना मैंने, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? कई बार कोवेलेंट आपको पता है कि शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऐसे होती है भी एक H ने एटम इलेक्ट्रॉन डाला, एक Cl ने डाला, दोनों ने शेयर कर लिया। लेकिन कई बार शेयरिंग ऐसे होती है भी मेरे पास तो है नहीं, मैं कहता हूं मेरे पास तो है नहीं, दूसरा आता है वो कहता कोई बात नहीं मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं, हम दोनों अलग से शेयर कर लेते हैं, तू मेरे इलेक्ट्रॉन यूज कर ले। तो कई बार पार्टनरशिप ऐसी होएगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन ही किसी एक के होंगे, शेयर दोनों में हो रहे हैं। इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसे भी कोवेलेंट ही कहते हैं, लेकिन इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। तो ये हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। तो 3 तरह के बॉन्ड हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। और आज हम पहला स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखें ज्यादातर आपको 3 तरह के बॉन्ड मेन मिलेंगे, आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक। और एक ब्रीफ सा आइडिया हम ऐसे लगा सकते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, हम अभी पीरियोडिक में पढ़ के आए हैं भी, या तो मेटल्स हैं या फिर क्या है? नॉन मेटल्स। एक ब्रीफ सा आइडिया हमें ऐसे लग जाएगा, हमने देखा भी एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। जैसे एक सोडियम मेटल है या नॉन मेटल? मेटल। हमें पता है भी जिसमें 4 से कम है वो तो लूज करेगा, वो मेटल है। जिसमें 4 से ज्यादा है, आउटर मोस्ट में 5 है, 6 है, वो क्या है? नॉन मेटल। तो एक मेटल, एक नॉन मेटल, ये तीनों, ये दोनों आपस में मिलकर 3 तरह के बॉन्ड बनाते हैं। कैसे? पहला, अगर कभी एक मेटल एक नॉन मेटल से जुड़ता है तब तो इनका बॉन्ड ऐसे बन जाता है भी एक मेटल लूज करने वाला अच्छा है, नॉन मेटल गेन करने में अच्छा है। तो एक लूज कर देगा, दूसरा क्या कर लेगा? गेन, जिसकी वजह से बॉन्ड जो बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? आयोनिक। ठीक। लेकिन रेयर अगर कभी मेटल नॉन मेटल मिले ही नहीं, आपके पास अकेले नॉन मेटल रह गए,
सोचो अकेले क्लोरीन ही रह गए, क्लोरीन को बीकर में और कोई एटम नहीं मिल रहा, क्लोरीन ही और मिल रहे हैं, सारे एटम ही बीकर में क्या है, क्लोरीन के हैं। अब क्लोरीन को स्टेबल तो होना है, 8 तो करना है, उसे पता लूज गेन तो नहीं कर सकते, सारे ही क्लोरीन है, तो फिर वो आपस में शेयर कर लेते हैं। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन बता रहा है, 7। जरूरत कितने की, 8 करने में, 1। तो फिर कोई 2 क्लोरीन साथ साथ खड़े हो जाएंगे, वो आपस में ऐसे अपना हिस्सेदारी करते हैं, वो कहते हैं भी ऐसे करो, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले आया, दूसरा क्लोरीन भी दूसरा इलेक्ट्रॉन ले आया, वो कहते हैं हम एक एक शेयर कर लें, अगर मेरे भी 8 हो जाएंगे तुम्हारे भी 8 हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब भी 2 नॉन मेटल हैं तो उनमें आपस में डील ये होती है कि हम शेयर कर लेते हैं, हम दोनों का 8 पूरा हो जाएगा, लूज तू भी नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से जब नॉन मेटल से मिलेगा तो जनरली हम कह सकते हैं भी बॉन्ड किस तरह का बनना चाहिए, कोवैलेंट। ऐसा ही फिर एक ऑप्शन आगे भी, अगर मेटल मेटल से मिल गया तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, लूज दोनों ही करना चाहते हैं, मान लो सारे सोडियम इकट्ठे हो गए, तो सारे सोडियम कैसे लूज करें, वो ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं भी हम ऐसे करते हैं, सारे के सारे इकट्ठे ही लूज कर देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बाहर नहीं कहीं फेंकते, याद है आपको, एक इलेक्ट्रॉन का सी बन जाता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड विद कर्नल्स, तो सोडियम आयन सारे के सारे ऐसे एग्री करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज छोड़ दो, उन्हें एक पूल बना लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, हम सारे सोडियम पॉजिटिव नोबल गैस की तरह बन जाएंगे, हम उसमें फ्लोट करते रहेंगे, है ना। तो इस तरह का जो बॉन्ड बना है उससे क्या कहते हैं, मेटालिक। तो इसमें भी सोडियम पॉजिटिव बन गया, उसने किसी ना किसी तरह 8 पूरा कर लिया, क्लोरीन ने शेयरिंग से पूरा कर लिया, दोनों मिले हैं तो एक लूज कर दिया, एक गेन कर दिया, तो भी क्या हो गया, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। इट मीन एक जनरल सा क्वेश्चन ऐसे आ जाए भी मेटल नॉन मेटल है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप कह सकते हो आयनिक, नॉन मेटल है तो कोवैलेंट, 2 मेटल है तो मेटालिक, ठीक है। तो ऐसे 3 तरह का बॉन्ड कर लोगे। जैसे एक जनरल सा आइडिया लेते हैं, मैं आपको कुछ एलिमेंट बोल रहा हूं, इनके पेयर्स में आपको एक सिर्फ आइडिया देना है, इतना सिंपल नहीं है, ये सिर्फ 10th वाला आपको बता रहे हैं, आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन अभी सिंपल आइडिया कि मैं 2 एलिमेंट दे रहा हूं, आप आइडिया लगाओ कि इनमें क्या बॉन्ड बनेगा। अच्छा एक बार ये ले लेते हैं माइंड में कि मेटल का मतलब आपको पीरियोडिक में बताया भी एस ब्लॉक वाले और डी वाले, ये श्योरली क्या है, डी एंड एफ वाले मेटल्स ही, पी वाले ज्यादातर क्या है, नॉन मेटल। तो एक बार हमें ऐसे माइंड में रखना है भी एस और डी वाला अगर मैं बोलता हूं उसे तुम मेटल ट्रीट कर लो, पी वाले में से ऑक्सीजन सल्फर फास्फोरस कार्बन कोई भी बोलता हूं उसे नॉन मेटल ट्रीट कर लो जनरली, है ना। तो मेटल नॉन मेटल देख के फिर तुम पता लगा लोगे किस तरह का बॉन्ड है ना। जैसे लिखो क्वेश्चन, प्रेडिक्ट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन दीज एलिमेंट्स, किस तरह का बॉन्ड तुम्हें लगता है कि बन सकता है इन एलिमेंट्स में, सिर्फ इस बेस पे पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, बनेगा या नहीं बाद की बात है। पहला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस फ्लोरीन, लिथियम प्लस फ्लोरीन, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन प्लस आयरन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस नाइट्रोजन, सोडियम प्लस पोटाशियम, मैग्नीज प्लस मैग्नीज, कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो इनमें आपको एक आइडिया लेना है भी हाँ ये तो मेटालिक बना सकते हैं, ये तो कोवैलेंट बना सकते हैं, ये तो आयनिक बना सकते हैं, कॉपर प्लस सिल्वर। या फिर कोई ऐसे आ जाए कि एक एलिमेंट ए है जिसका कॉन्फ़िगरेशन दे देगा 1s2 2s2 2p1, एक कोई बी है जिसका कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन देख के आइडिया लगाना है भी ये कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो अगर 4 से कम है वैलेंस शेल में तो मेटल है, अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो नॉन मेटल है। तो कॉन्फ़िगरेशन देख के भी आइडिया लगा लोगे। ये वाला सर्कल बना लो, इसमें
कितने कितने इलेक्ट्रॉन है उसके बेस पे एक मेटल एक नॉन मेटल डिसाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर पूरे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं तीन ही तरह के बॉन्ड ज्यादा बनाते हैं, आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक। ठीक, फिर से बोल रहा हूं, एस डी एंड एफ के मेटल ट्रीट किए हैं हमने, पी वाले ज्यादातर क्या हैं, नॉन मेटल। ठीक है, पी वालों में भी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे जाएं तो 4 से कम है तो मेटल, 4 या 4 से ज्यादा है तो नॉन मेटल। आगे ऐसे देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। शिवांगी आप बताओ, पहला लिखो भी, आयनिक बन रहा है, आयनिक। दिलकश सेकंड, आयनिक। तुम बताओ थर्ड, आयनिक। हिमांग, आयनिक। ठीक है, अंशु, मेटालिक, क्योंकि मेटल है दोनों तो क्या बनेगा, मेटालिक। सल्फर कृति, कोवेलेंट, क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं पी ब्लॉक के आगे तो क्या बनेगा, कोवेलेंट। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, कोवेलेंट। फास्फोरस ऑक्सीजन, कोवेलेंट। सोडियम एंड नाइट्रोजन, आयनिक। सोडियम एंड पोटाशियम एलॉयज बन जाते हैं। तो मेटल्स में एक खास बात यह है कि अलग अलग मेटल भी बन सकते हैं, मेटालिक बॉन्ड एलॉयज बन जाती हैं, है ना। मैग्नीज मैग्नीज मेटालिक, कॉपर सिल्वर। तो अगर दो डिफरेंट मेटल्स आपके माइंड में आ रहा है कैसे बनेगा, तो बन सकता है, इन्हें हम एलॉयज कहते हैं, है ना, मिक्सचर बन जाता है, हो जाएगा। लेकिन एक जनरल सा आइडिया, सिर्फ इससे खत्म नहीं होगा हमारा टॉपिक। अब मेन हम एक एक करके पढ़ेंगे, तब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा आयनिक बनता है, कौन सा कोवलेंट, और क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, करें स्टार्ट में। पहला, अच्छा लास्ट रह गया, ए क्या है, मेटल या नॉन मेटल, तीन नहीं है वैलेंस, 3 वैलेंस है तो क्या होगा, मेटल। 4 से कम बताया आपको मेटल, और 4 से ज्यादा है तो क्या होगा, नॉन मेटल। ठीक है, तो फिर ये मेटल, ये नॉन मेटल, मेटल। इसे ऐसे नहीं सोचो भी पी ब्लॉक एक जनरल आपको बताया बेटा कि ज्यादातर पी ब्लॉक, लेकिन पी ब्लॉक में अगर एल्यूमिनियम आ गया तो मेटल होगा ना, क्योंकि उसमें 3 है। तो फिर आपको बताया भी आगे भी आएगा, ये तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको सिर्फ मेटल नॉन मेटल के बेस पे 4 से कम है, 4 है या 4 से ज्यादा है, इसी बेस पे डिसाइड कर दो, इससे हमारा आंसर हो। ठीक है, तो हम ए को मेटल ट्रीट कर लें, इसे क्या ले लें, नॉन मेटल, तो फिर क्या बनेगा, हमें लगता है क्लियर है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं एक एक करके, मेन डिटेल तो भी स्टार्ट होगा, इसी में बहुत ज्यादा नहीं घुसना आगे, ये तो ऐसे बनेगा, ये तो मैं तो खुद बता रहा हूं कि इतने से नहीं पता चलेगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं, पहला बॉन्ड ट्राई कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम देखते हैं भी, सोडियम और क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव बन जाता है, क्लोराइड नेगेटिव बन जाता है, इसे हम आयनिक बॉन्ड कह देते हैं, है ना। तो आयनिक बॉन्ड, सबसे पहले इसका जो 10th में पढ़ा हुआ है फॉर्मेशन समझते हैं, आयनिक बॉन्ड का कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फिर हम +1 की थ्योरी पे आएंगे, 10th वाला टॉपिक आपका। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में आप कुछ कॉजल लीविस अप्रोच पढ़ते होगे, जिससे आप ये दिखाते थे भी इलेक्ट्रॉन कितने किसी ने लूज किए, कितने किसी ने गेन किए, ये इतने लूज करेगा, ये इतने गेन करेगा। तो मैं एक बार कर देता हूं, आपको देख के याद आ जाए शायद। देखो, जैसे मान लो हमें एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन Na एंड Cl, है ना।
तो आप इसे ऐसे बता सकते हो, सबसे पहले लिखोगे Na और Cl की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब सबसे पहले तो ये पता चले भी मेटल लूज कितने करना चाहता है और नॉन मेटल गेन कितने करना चाहता है 8 पूरा करने के लिए, है ना। पहले सोडियम की अगर बात करें, कौन बताएगा सोडियम कितने लूज करना चाहता है 1। तो हम कहेंगे भी इलेक्ट्रोवैलेंसी सोडियम की अगर निकालें तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। सिर्फ वैलेंस में देखो, एक है मेटल ने लूज करने हैं, अगर वो ये लास्ट वाला एक लूज कर दे तो पीछे वाला ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, नोबल गैस की तरह बन जाएगा। तो नोबल गैस करने के लिए एक लूज करना चाहता है, लूज करना मींस +1, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होएगी +1। क्लोरीन के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सिर्फ बाहर वाले सर्कल में देखो कितने हैं, 7 है। 7 है तो ये गेन करना चाहता है, कितने गेन करे 1, तो कितना हो जाएगा -1, एक गेन करके -1 बन जाएगा। तो इससे हम पहले डेफिनेशन बना रहे हैं भी। अब हमने वैलेंसी को दो नाम अलग अलग दे दिए, एक हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक आ जाएगा कोवलेंट बॉन्ड के लिए कोवैलेंसी। पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी हम कहेंगे भी कोई कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है सो दैट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसे क्या कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऐसे लिख लें भी, मेटल्स के लिए तो हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल के लिए ये भी गलत नहीं है, अगर आप ऐसे लिख लो मैथमेटिकली सही आ जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस -8, क्योंकि इससे -3 -4 अपने आप ही आ जाएगा, है ना। तो वैसे तो चलो ठीक है, आप 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस करते हो, लेकिन अगर कहीं ऐसे लिख दें तो भी गलत नहीं है मेरे ख्याल में। जैसे देखना सोडियम के लिए मेटल है, मेटल के लिए तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं 1, तो ये तो आ गई 1 मींस ऑब्वियस है प्लस का है। नीचे नॉन मेटल क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए 7 है, तो फिर 7 -8 करें, 7 -8 कितना आ जाएगा -1। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, मेटल कितने लूज करने को तैयार है, नॉन मेटल कितने गेन करने को तैयार है ना, हो जाएगा। तो इसे कह रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्या लिखा मैंने इलेक्ट्रोवैलेंसी, फिर कैसे लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी का क्या डेफिनेशन आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by an element to form कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जितने वो लूज या गेन करना चाहता है उसे क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंस। आगे मैंने लिख दिया मेटल के लिए क्या हो जाएगा, जितने वैलेंस हैं, नॉन मेटल के लिए क्या हो जाएगा, वैलेंस में से क्या माइनस कर दो, 8 माइनस हो जाएगा। अब फॉर्मेशन में पहला स्टेप आपका, आपको हमेशा कॉन्फ़िगरेशन लिख के प्लस कितना है माइनस कितना है ये निकाल, हो जाएगा ये। इसके बाद आता है फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला ऐसे याद है भी, ए के लिए मान लो एक्स पॉजिटिव है, बी के लिए वाई नेगेटिव है, तो फॉर्मूला कैसे बनता था, वैलेंसी पता चल गई इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसके बाद हम कहते हैं ए के पैर में वाई आ जाएगा, बी के लिए क्या आ जाएगा एक्स, तो ए वाई बी क्या बनेगा एक्स, क्रॉस करना होता है, ये याद है। तो यहां पे देखें सोडियम के लिए मैंने +1 निकाला है, क्लोरीन के लिए -1 निकाला है, तो अगर क्रॉस करें तो क्या आ जाएगा, सोडियम के लिए भी 1 क्लोरीन के लिए भी 1 अगर नहीं भी लगाते तो अंडरस्टूड किया हमने, केमिस्ट्री में भी 1 की जरूरत नहीं है, एक तो है ही है, हाँ 2 है 3 है तो लगाओ, एक लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा NaCl हो जाएगा। तो पहला स्टेप है, पहला स्टेप कोई भी एलिमेंट देगा आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये पता करना है भी प्लस कितना है माइनस कितना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बनाना है उसका फॉर्मूला, ऐसे आ जाएगा। कर लोगे, जैसे ट्राई करो तुम, कैल्शियम कैल्शियम एंड सल्फर
कैल्शियम प्लस सल्फर, मुझे इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ और फॉर्मूला बताओ। कैल्शियम प्लस सल्फर, कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के पता करो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 2 बचते हैं। तो लिखो फिर कैल्शियम का कितना आ गया इलेक्ट्रोवैलेंसी, +2। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में आता है, सल्फर के लिए हो जाएगा -2। सल्फर के लिए चेक करना लास्ट पे क्या 3s2 3p4 आ रहा है। अगर 3s2 3p4 सर्कल करो 6 हो गए, 6 हो गए तो 2 और चाहिए इसे, तो सल्फर के लिए लिखो -2, कैल्शियम के लिए +2। क्या फॉर्मूला बना, Ca2S2, 2O2 कट जाएंगे से, क्या आ जाएगा CaS। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaS। CaS बन जाएगा, ठीक है, कर लोगे बेटा। तो पहला इतना समझ आ गया। हम एक बार फॉर्मूला बनाना है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। चल जा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात, क्लियर है ये। आगे इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सेकंड स्टेप है, स्टेप 2 रिप्रेजेंटेशन। कोजल ल्यूइस का क्या हमने दिखाना है इसमें, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कोजल ल्यूइस ये दिखाएगा भी कौन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब फॉर्मूले से पता चलेगा। ये फॉर्मूला हमने NaCl बनाया, आपने ऐसे दिखाना है भी Na के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है जो वो देना चाहता है, पहले मेटल लिखेंगे। तो हमने देखा भी Na के पास बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 थे, 1 थे। ये कहता भी इलेक्ट्रॉन आप दिखाओ, रिप्रेजेंट करो बाहर वाले शेल के, सिर्फ अंदर वाले नहीं। बाहर वाले के कितने इलेक्ट्रॉन है, मेटल के लिए तो डॉट लगा दो, नॉन मेटल के लिए क्रॉस लगा दो। डॉट भी लगा सकते हो लेकिन हम कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए क्या लगाएंगे, क्रॉसेस। क्लोरीन के बाहर वाले शेल में यहां से देखो जो सर्कल है, कितने इलेक्ट्रॉन से, 7। तो वो 7 कहता है ऐसे दिखाओ कि क्लोरीन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 दिखा दिए। अब तुम्हें ये दिखाना है भी कौन ले रहा है, कौन दे रहा है और कितने ले रहा है। तो हमें पता है सोडियम लूज कर रहा है, क्लोरीन ले रहा है, एक लूज करेगा एक ही लेगा। एरो दिखाना है, और एरो का जो डायरेक्शन है वो हमेशा याद रखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं। कभी भी केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक में भी यूज करेंगे। एरो का एक डिफाइंड मतलब है, एरो मींस किससे किस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस तरफ एरो दिखाना है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये ले रहा है, ऐसे दिखा दिया। फाइनली आपको दोबारा से लिखना है भी अब लूज करने के बाद सोडियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, तो एक ब्रैकेट दिखाएंगे जिसमें सिर्फ सोडियम लिखना है, डॉट कोई नहीं लगाना। हाँ, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लिख दो पॉजिटिव, जो समझ आए भी इलेक्ट्रॉन कहां गया, लूज कर दिया। लेकिन क्लोरीन की ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन आएंगे उल्टा, उसमें तो ज्यादा आ जाएंगे, 7 तो अपने थे, एक डॉट भी आ गया, तो 7 क्रॉस दिखाओ, एक क्या दिखाओ, डॉट, जो पता चले भी एक बाहर से आया है। तो 7 क्रॉसेस दिखाएंगे और एक क्या दिखाएंगे, डॉट। लेकिन अब ये क्लोरीन नहीं रहा, चार्ज आ गया कितना, नेगेटिव। इसे कहते हैं कोजल ल्यूइस अप्रोच। बहुत सिंपल है ना। आपको ये देखना है भी सोडियम के बाहर वाले शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, क्लोरीन में 8 होने चाहिए, 8 में से 7 क्रॉस होने चाहिए, एक डॉट होना चाहिए। अगर कभी Cl2 आता बेटा तो हमें ब्रैकेट ऐसी रखनी है, बाहर 2 लगा दो। ये 3 आता तो बाहर क्या लगा दो, 3। तो ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा, हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये वाला है हमारा 10 तक जो आप पढ़ते हो कि पहला स्टेप फाइंड आउट इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड मेक फॉर्मूला। सेकंड स्टेप इलेक्ट्रॉन्स दिखा के ये दिखाओ कि कौन कितने ले रहा है, कौन कितने दे रहा है, और ब्रैकेट में बाद में लिखो कैसे कैसे फॉर्मूला बनता है। इससे क्वेश्चन सिंपल सा आया था, वी एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कोजल ल्यूइस अप्रोच। तो हम ऐसे कर सकते हैं, कर लोगे। एक और करके देखते हैं, लिखो explain formation of ionic bond between aluminium and fluorine. Explain formation of ionic bond between aluminium and fluorine on the basis of Kozel-Lewis approach.
ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल ल्यूइस अप्रोच। तो देखो कैसे करना है। हमें दे दिया एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन। पहला स्टेप, हम फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सिर्फ बाहर वाले को सर्कल करो। कितना चार्ज आएगा? एल्यूमिनियम कितना लूज करना चाहता है? 3। तो 3 लूज करना चाहता है, इट मींस इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी लिख लेंगे भी, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होने वाली है +3। फ्लोरीन लिख लेते हैं। फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो पहले शेल में 1s2 2s2 2p। वैलेंस शेल मींस पूरे का पूरा सेट। इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो ये कितना लेना चाहेगा? 1। तो -1 लिख दें। ये आ गया, चेक करो। पहले 2 में पूछो, हैंड रेज करो, कोई डाउट है किसी का? ये सही आ गया। अब क्रॉसिंग करते हैं, ऐसे लिखेंगे कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है +3, एफ के ऊपर चार्ज है -1। बताओ फॉर्मूला क्या बना? Al1F3। हाँ, चेंज करके Al(F3) 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये आ गया, इतना समझ आ गया। अब ये फॉर्मूले को देख के ही हम आगे ल्यूइस कॉजल अप्रोच दिखा देंगे। अब इसका रिप्रेजेंट, सेकंड स्टेप है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? एल्यूमिनियम 1 है। पहली बात तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में एल्यूमिनियम कितने हैं? 1। एफ कितने हैं? 3। अब एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 एफ हैं। एक एफ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इट मींस हम ऐसे करेंगे भी, एक एक साइड एफ लगा लेते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएगा, एक इसे मिल जाएगा, एक इसे मिल जाएगा। ऐसे कर ले। एफ के अराउंड कितने क्रॉसेस दिखाने हैं? 7। यहां भी 7, यहां भी 7 दिखा दिए। अब हमें एरो किस तरफ दिखाना है? ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाओ भी, एक फ्लोरीन ले रहा है। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन दूसरा फ्लोरीन ले रहा है। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। सही डिस्ट्रीब्यूट हो गए इलेक्ट्रॉन। फाइनली जो बॉन्ड बन गया, तब एल्यूमिनियम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0। तो कुछ नहीं दिखाना, लेकिन चार्ज आएगा कितना? 3 पॉजिटिव। तीनों लूज कर दिए। लेकिन एफ के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 में से कितने क्रॉस? 7। एक क्या है? डॉट। चार्ज कितना है? बाद में कितने एल्यूमिनियम थे? 1। कितने फ्लोरीन थे? 3। 1 आपको बताया, नहीं लिखते चल जाएगा, 3 लिखना जरूरी है। तो यहां ठीक है। मल्टीपल में 4 ऑप्शन देके इनमें से कहीं डॉट्स अलग अलग कर दे तो काउंट कर लेना भी कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 7 क्रॉस 1 डॉट। चार्ज का ध्यान रखना है, कितने कितने हैं वो ध्यान रखना है। तो एमसीक्यू में ऐसे दे देगा भी AlF3 का कौन सा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर सही है या कौन सा गलत है। तो ऐसे हम कर लेंगे कि कौन सा हो जाएगा। ये क्लियर है? एक और ट्राई करो, लास्ट लिखो। एक एटम A है, A is having configuration 1s2 2s2 2p6 3s1। एक एटम B है 1s2 2s2 2p3। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है। पारिक ये बताओ देख के भी, A और B में से कौन है जो लूज करने वाला है? A। कितने? 1, क्योंकि लास्ट वाले शेल को सर्कल करो। थर्ड शेल में कितने हैं? 1। सात्विक, B क्या करने वाला है? कितने गेन करेगा? 5 तो हैं बेटा, 3 ले ले। इसका मतलब ये बनेगा +1, ये बनेगा -3।
पहले क्रॉसिंग से फॉर्मूला बना लो, उससे आपको पता चल जाएगा कितने कितने एटम लिखने हैं, है ना। डॉट्स और क्रॉस लगा के ट्राई करो अगर होता है तो। फॉर्मूला क्या बना रहे हो? A3B बोलना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, हमेशा पहले केटाइन को लिखना है बाद में एनाइन को। हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होती, बी की ये वाली होती, ए की ये वाली होती, तो पहले आप बी को लिख देते बाद में ए को। मल्टीपल में ये भी फर्क पड़ जाएगा। एमसीक्यू में 2 आंसर मिलेंगे, भी ए बी, पहले ए लिखना है या पहले बी लिखना है, तो याद रखो, चाहे इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। हमने किया था नोमेनक्लेचर में उस दिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन में कि पहले केटाइन लिखना है बाद में क्या लिखना है, एनाइन। फिर बीए लिखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो केटाइन इज रिटन बिफोर एनाइन ऑलवेज, केटाइन इज रिटन बिफोर एनाइन। तो क्या हमारा फॉर्मूला A+1 B-3 ऐसे बन गया, A3B बन गया। अब फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। लीव्स फॉर्मूला क्या होगा? A3 है, B1 है। जो 1 है वो तो रख लो सेंटर पे, जो 3 है वो इसकी सराउंडिंग में रख देते हैं। एक इधर रख दिया, एक यहां रख दिया, एक कहीं भी रख लो, है ना, जहां आपका दिल करता है। ऐसे 3 रख दिए। बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो इसमें 5 क्रॉस लगा देता हूं मैं। अच्छा, अब हम क्लास में नॉन मेटल को क्रॉस दिखा रहे हैं, अभी मेटल को डॉट दिखा रहे हैं, ऐसे करो सारे, ठीक है। इसके डॉट कितने लगाएं? 1, इसके पास 1, इसके पास 1, तो एक ये चल जाएगा इसके पास, एक ये चल जाएगा, एक ये चल जाएगा, ऐसे दिखा देंगे। फाइनली ए के पास कुछ बचा, पॉजिटिव है बस, लेकिन 3 आ जाएंगे। बी के लिए 5 तो डॉट है, सॉरी 5 तो क्रॉस है, 3 डॉट्स हैं, तो 5 क्रॉसेस हैं, 3 क्या है? डॉट। कितना नेगेटिव? और बी 1 ही है। तो ऐसे हमें दिखाना है, इसे हम कहते हैं कॉजल लीव्स फॉर्मूला इसका, A3B हो जाएगा। और ऐसे जैसे आपको बताया कि बी अगर मेटल होता तो कोई बात नहीं, हम बी पहले लिखते बाद में क्या लिखते, ए, ऐसे हो जाता। क्लियर है बेटा? पूछना कोई डाउट है इसमें? तो सिंपल आ गया, हम 10th में भी करते थे शायद, ऐसा हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, +1 में क्या कुछ है। अब हम पढ़ रहे हैं आगे और क्या है थ्योरी इसमें। आयनिक बॉन्ड हमने लिख लिया, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, फिर हम लिखेंगे और जो थ्योरी की बातें हैं इसमें, फैक्टर क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, बहुत कुछ है, अभी स्टार्ट हुआ है समझ लो। सबसे पहले डेफिनेशन, डिफाइन आयनिक बॉन्ड। कोई भी बताओ जो आपने 10th में पढ़ा है, जो भी डेफिनेशन आपने इसमें देख के आपको समझ आ रहा है कुछ। इट इज मेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, है ना। तो पहले हम ये लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से किस तरफ जाना है? नॉन मेटल, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स, कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। कोई ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी जैसा लगता है, एक पॉजिटिव है एक क्या है? नेगेटिव। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। होगा किसमें? एटम में नहीं होगा, बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, है ना। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हमने कूलम फोर्स निकालना सीखा है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 1 पॉजिटिव, Q2 2 पॉजिटिव, बीच में R का स्क्वायर, R क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, केटाइन का रेडियस प्लस अनाइन का रेडियस। तो ये फोर्स है, इसे कहीं लिखा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस, कूलम फोर्स, यस, लिख सकते हैं, है ना। तो जो हमारा डेफिनेशन है मेन वो ये चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। कर लोगे बेटा? आगे आता है थ्योरी में कंडीशन, कौन से एलिमेंट में ये बनेगा, कैसे बताओगे भी इनमें बनेगा। कंडीशन जनरली एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल, है ना। कंडीशन क्या है, फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन जैसे मैंने कहा था भी सिर्फ इतना नहीं है, अब कई बार हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में भी आयनिक नहीं बनता, कोवलेंट बन जाता है। रीजन एक और भी कंडीशन है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ के आए हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी मोर देन 1.7। तो एक और कंडीशन रहेगी, फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज शुड बी मोर देन 1.7, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इस बेस पे इस सेकंड वाले पॉइंट को तभी सोचना है अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देता हूं, तब तो इसे लेके आओ माइंड में, नहीं तो सीधा जो हमने पहले किया भी आयनिक बनेगा जो कोवलेंट ऐसे बता। हाँ, लेकिन इसके फैक्ट के बेस पे मैं तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट बना के लिख लो कि एल्यूमिनियम और F सिर्फ ये आयनिक है, बाकी सभी एल्यूमिनियम का क्लोराइड, एल्यूमिनियम का ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम का आयोडाइड, चाहे मेटल नॉन मेटल थे, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, कोवलेंट है। तो कहीं मल्टीपल में एक क्वेश्चन आया हुआ है हमें कि इनमें से कौन सा आयनिक है, तो सिर्फ AlF3 आयनिक है, बाकी सारे क्या हैं, कोवलेंट। रीजन आप लिखोगे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा जो था वो सिर्फ किसमें आता है, एल्यूमिनियम एंड फ्लोराइड में, बाकी में नहीं आता, है ना। तो हम ऐसा क्वेश्चन जरूर दे सकते हैं कि AlF3 फैक्ट है भी सिर्फ एक आयनिक है, बाकी आयनिक क्यों नहीं बने, तो एक सेकंड कंडीशन भी ऑपरेट करेगी, दैट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। या फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बता देता, आपसे पूछता भी बताना आयनिक बनेगा या नहीं, अगर डिफरेंस आपका ज्यादा है फिर तो आयनिक बनेगा, नहीं तो आयनिक नहीं बनेगा, हो जाएगा। मोर इज डिफरेंस मोर इज आयनिक कैरेक्टर, अगर आज भी इनमें से किसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, तो जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा क्या होगा, आयनिक। तो पहले कंडीशन याद रह जाएगी, इट मींस अब एल्यूमिनियम में याद रखना है कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड सिर्फ आयनिक है, बाकी क्या है, कोवलेंट। BF3 कोवलेंट है, बोरोन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बोरोन में सारे ऑल आर कोवलेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, कोवलेंट। BF3 हो, BCl3 हो, BBr3 हो, Bi3। तो एक फैक्ट हमें पूछा जा सकता है, यस, इनके बिना आपको लगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो नहीं पता चलेगा, आपको डिफरेंस देंगे, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई जाएंगी, फिर तो बता दोगे, है ना। ये क्योंकि हमारे सिलेबस में आगे कहीं चैप्टर में आएगा हमें P ब्लॉक में बोरोन फैमिली के बारे में, इसलिए एक फैक्ट बता दिया, अदरवाइज हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, हमें तो सिर्फ बताएगा डिफरेंस, आपको पता कर लेना है कि 1.7 से ज्यादा है तो है, नहीं तो नहीं, है ना। कर लोगे बेटा, ये इसकी कंडीशन। तो थ्योरी का सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा भी, हो सकता है मेटल नॉन मेटल में भी, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसे आ रही भी, क्या ये पॉसिबल है भी मेटल नॉन मेटल थे लेकिन आयनिक नहीं बना, तो हम कहेंगे हाँ पॉसिबल है, कई बार डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का वो कम रह जाता है, जिसकी वजह से उनमें भी क्या बन जाता है, ना, हो जाएगा। और लास्ट एक पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। थ्योरी में एक ये चीज आएगी, फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इट मींस एक क्वेश्चन बन गया, और वो क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का जो दिया उसने, हमने एक ही क्वेश्चन में कर लिया। वो क्वेश्चन क्या बना, पहला डिफाइन आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, एंड व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एक क्वेश्चन है बस, जो ऐसे 3 टॉपिक बना लिए।
पहला समझ आ गया डिफाइन आयनिक बॉन्ड, दूसरा समझ आ गया कंडीशन, तीसरा अगर कहता है फैक्टर्स, तो क्या फैक्टर्स हैं? हमारे पास सोडियम है गैसियस और क्लोरीन है गैसियस। सोडियम का तो मैंने सोडियम आयन बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्लोरीन नेगेटिव बनाना है। ये दो प्रोसेसेस ध्यान में देखो, ये दो प्रोसेसेस क्या हमने कहीं पीरियोडिक टेबल में पढ़ी हैं? पहली जो प्रोसेस है, पहली जो रिएक्शन है, अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, क्या इसे हमने कुछ नाम दिया था पर्टिकुलर? तो इसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना? क्या इसे हमने नाम दिया है? तो कोई बता सकता है भी इन दो फैक्टर पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, ईज ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन के इलेक्ट्रॉन इजीली बनता या नहीं बनता आयनिक बॉन्ड, क्या वो किसी तरह रिलेट कर सकते हो इससे? अगर मैं आयनिक बॉन्ड इजीली बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं भी बन जाए इजीली, तो कोई बताओ भी बनने का मतलब इजीली बन जाए, तो इजीली बनने का मतलब मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी चाहिए या कम लगानी चाहिए? जितनी मेरी कम खर्च होगा उतना इजीली बनेगा। अगर मेरे को ही बनाना है फिर तो इट मीन इजीली बनना, मैं एनर्जी लगाऊंगा तब बनेगा। इट मीन अगर मेरी एनर्जी कम से कम लगती है तो वो बॉन्ड क्या बनेगा? इजीली बने। अब मेरी कम से कम लगेगी, मेरी कम से कम कब लगेगी? टोटल है, इसमें लगानी पड़ रही है, इसमें निकलेगी। तो मेरी कम से कम कब लगेगी? जब लगानी कम पड़े, निकले ज्यादा, तो मुझे तो तभी फायदा ना। समझ आ रही है बात? मुझे कब फायदा है कि अपने आप ही बन जाए, मुझे ना कुछ करना पड़े, वो अपने आप कब बन जाएगा? अभी लगे कम, निकले क्या? ज्यादा। हो सकता है इसी से सर जाए हमारा, इसमें निकले, लगे तो 90, निकले कितनी? 100। तो आगे वाला एक बार स्टार्ट मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है, आगे वाला अपने आप ही बनता रहेगा। निकली, लगी 90, निकली 100, 10 बच गई, आगे वालों को काम आ जाएगी। लगी 90, निकली 100, एक बार ठीक है, स्टार्ट मैंने करवा दिया थोड़ा सा हीट करके या किसी तरह, बाद में तो अपने आप ही जितनी लगेगी उससे ज्यादा निकल जाएगी, आगे वाले को फिर सोडियम आयन बना देगा। इसका मतलब मेरा फायदा तब होगा जब खर्चा कम हो, फायदा ज्यादा हो। खर्चा कम मीन्स लगे कम, निकले क्या? ज्यादा। तो दो फैक्टर हैं सीधे सीधे। पहला क्या लिखूं? आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की कम ले या ज्यादा ले? कम। तो पहला लिखो ईज ऑफ फॉर्मेशन, आयनाइजेशन एनर्जी लेस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, more is ease of formation. Less is ionization enthalpy, more is ease of formation. ठीक है? तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अभी सोडियम या पोटाशियम, सोडियम या पोटाशियम में से कौन सा इजीली आयनिक बॉन्ड बनाएगा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। फिर से सुनो, सोडियम या पोटाशियम कौन सा जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा? पोटाशियम, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन क्या है? कम। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाई, ऑब्वियसली फॉर नॉन मेटल्स। उतना ही मोर इज ईज ऑफ फॉर्मेशन, उतना ही इजीली क्या बनेगा? आयनिक। कर लोगे? तो थ्योरी का एक अलग से क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बना के लिख लो इसे, आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा उससे। क्या क्वेश्चन बना? क्वेश्चन लिखो, डिफाइन आयनिक बॉन्ड। पहला डिफाइन आयनिक बॉन्ड, डिफाइन आयनिक बॉन्ड। सेकंड, व्हाट इज कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? कंडीशन क्या लगेगी? तो आपको पहली कंडीशन एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो क्या होना चाहिए? मोर देन 1.7। तो ऐसे दो कंडीशन। एंड तीसरा, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड?
फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो हम कहेंगे दो फैक्टर आज हमने पढ़े हैं। पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटल्स के लिए कम होनी चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नॉन मेटल का क्या होना चाहिए, हो जाएगा। तो आज हमारे दो क्वेश्चन हो गए, एक तो ये वाला जो लिखवाया, दूसरा फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो। कोई मैं एलिमेंट दे दूंगा, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, तो पहले क्रॉसिंग करके फॉर्मूला बना लो, बाद में डॉट एंड क्रॉस लगा के वो हो जाएगा बेटा। एक घर से फॉर्मेशन कर लेना, घर से फॉर्मेशन करके लेके आना है कल। एक्सप्लेन फॉर्मेशन मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस सल्फर, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। ये तीन क्वेश्चन फॉर्मेशन डॉट एंड क्रॉस बना के, है ना, एक बार घर पे रिप्रेजेंट करके देखना कैसे कैसे हो जाएगा बेटा। ये शाम को कितने बजे रखा क्लास हमने, 4 to 5। क्या वो नेक्स्ट मैं बता दूंगा आपको, डे बता दूंगा।